नमस्कार दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको फुली ऑटोमेटिक टाइमिंग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसे फोटो फिनिश सिस्टम भी कहा जाता है। ये करता क्या है? असल में इसमें कैमरा होता है और कैमरे के साथ कुछ सेंसर्स अटैच्ड होते हैं और साथ में ही एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग किसी भी फिनिश करने वाले एथलीट की टाइमिंग और प्लेस निकाल सकते हैं। तो क्योंकि आजकल रेसेस जो है बहुत ही टाइट होती हैं, बहुत क्लोज फिनिश हो जाती है और कई बार मैनुअली डिसाइड करना कि क्या पोजीशन आई है, क्या टाइमिंग आई है, ये बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे समय में आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से बिल्कुल एक्यूरेटली प्लेस और टाइमिंग निकाली जा सकती है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि इसमें जो कैमरा होता है, जो सिस्टम होता है, वो किस प्रकार काम करता है। तो आइए चलते हैं। देखिए, जो सबसे प्रमुख काम होता है वो होता है कैमरे को सेट करना। जो पहला स्टेप है वो है कैमरे को सेट करना और उसको फिनिश लाइन के साथ अलाइन करना, क्योंकि जो टाइमिंग है वो फिनिश लाइन के पास ही ली जाएगी। इसलिए इसको फिनिश लाइन के जो नियरर एज होता है उसके ऊपर अलाइन किया जाता है और इस अलाइनमेंट के कारण ही हम लोग एथलीट के प्लेस और टाइमिंग को ले पाते हैं। एक बार आपने कैमरे को अलाइन कर लिया तो इसके लिए कुछ काम फिनिश लाइन के ऊपर भी किया जाता है। तो दो लेंस को आपस में बांटने के लिए जो लाइन होती है उस लाइन के ऊपर में 2 सेंटीमीटर का एक ब्लैक स्पॉट लगाया जाता है, ताकि जब ये फोटो फिनिश में जब यह फोटो फ्रेम में कैप्चर हो तो इसकी मदद से लेंस को सेपरेट किया जा सके। जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक ब्लैक कलर का स्पॉट है। इस ब्लैक कलर के स्पॉट को पेंट करके फिनिश लाइन के नियरर एज के पास में लगाया जाता है। उसके बाद जब आपका एक बार कैमरा अलाइन हो गया और आपने ये लाइन भी आपकी लग चुकी है, तो फिर गन को जो जो स्टार्टिंग गन होता है उसको चलाकर इस कैमरे को, जो फोटो फिनिश का कैमरा सेट किया गया है और जो ये स्टार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो लगाया गया है, उसको जीरो कंट्रोल टेस्ट किया जाता है उसका। और इस टेस्ट के द्वारा ये पता चलता है कि ये फोटो फिनिश जो सिस्टम है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था। जब मैंने फिनिश के बारे में जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में इसके बारे में मैंने चर्चा की है। तो ये एक बार ये सेट हो गया। अब आप एक बार आपका कैमरा सेट हो गया और आपने जीरो कंट्रोल टेस्ट ले लिया, आपने चेक कर लिया कि अब ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब जो मेन इसका काम रह जाता है वो होता है कि जैसे ही रेस स्टार्ट हो, ये स्टार्ट हो जाए और जैसे ही एथलीट रेस को खत्म करे, ये उसके पिक्चर्स को ले ले, उसके फ्रेम्स में, उसको ज्यादा फ्रेम्स में उसके मूवमेंट को रिकॉर्ड कर ले और फिर इसकी मदद से हम लोग कोई भी एथलीट की टाइमिंग और उसका प्लेस डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको क्या होता है कि आजकल तो आपने देखा है कि रेसेस बहुत क्लोज होती है। 100 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस है, कभी बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती है। तो इसका उपयोग एक्यूरेसी के लिए यूज होता है। जब ये फोटो फिनिश सिस्टम लगा होता है तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है पता लगाने के लिए कि किस एथलीट के क्या प्लेस आई है और किस एथलीट ने क्या परफॉर्मेंस दी है। तो इसका कई बार आपने, जैसा कि आप इन वीडियोस में देख पा रहे हैं, कि काफी नजदीकी मामला है और कई बार इतनी फास्ट एक्शन हो जाता है कि नेकेड आई से देखना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में ये फोटो फिनिश, जो कि बहुत हाई फ्रेम रेट में, लगभग 1000 फ्रेम्स में इसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो इसको जब हम लोग देखते हैं इसमें, तो हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस क्या है, कौन किस प्लेस में आया है। तो आइए इसके बारे में और थोड़ी जानकारी करते हैं। देखिए, ये सिस्टम अगर आपने यूज किया है तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना चाहिए और ऑटोमेटिकली बंद होना चाहिए और बाद में इस सिस्टम की हेल्प से आप
उस पूरे वीडियो में जो भी पिक्चर ली गई है उस कैमरे के द्वारा, उस कैमरे के इमेज को आप प्रिंट कर सके, ताकि अगर जरूरत पड़े तो एथलीट को और कोच को दिखाया जा सके। तो ये खासियत इस सिस्टम में होनी चाहिए। अगर ये सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हो सकता या ऑटोमेटिकली बंद नहीं हो सकता, तो फिर ये फुली ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होगा। इसको फुली ऑटोमेटिक होने के लिए सेंसर के द्वारा ही स्टार्ट होना पड़ेगा, और जब एथलीट फिनिश करे रेस को तब इसको ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा पिक्चर्स को, तभी इसको माना जाएगा कि ये फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है। फिर क्या बात आती है कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग 2 कैमरे का यूज करते हैं, क्योंकि एक कैमरा जो मेन कैमरा होता है वो उसको मेन कैमरा हम लोग एक बार कैमरा हम दो कैमरे को लगा दिया, उसके बाद हम लोग एक किसी कैमरे को ऑफिशियल कैमरा डिसाइड कर लेते हैं, उसी कैमरे से सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा स्थिति बन जाती है कि एक कैमरे से हम लोग पता नहीं लगा पाते, क्योंकि ये दोनों साइड, एक कैमरा इस साइड और एक कैमरा उस साइड, एक कैमरा लेन नंबर 1 की तरफ, एक कैमरा लेन नंबर 8 की तरफ लगा होता है। तो कई बार क्या होता है कि लेन नंबर 8 वाले को अगर आपने ऑफिशियल कैमरा बना दिया है, और तो उससे कई बार मूवमेंट इतने क्लोज होते हैं कि हम लोग पता ही नहीं लगा पाते कि ये कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। तो उस समय ये अल्टरनेट कैमरा की मदद ली जा सकती है। और दोनों ही जो कैमरा है वो बिल्कुल ही अलग बैकअप सिस्टम के साथ काम करते हैं, बिल्कुल इनमें कोई कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर एक ही साथ आप कनेक्शन कर देंगे तो कभी कभी अगर कैमरा फेल हुए तो दोनों कैमरे एक साथ फेल हो जाएंगे। इसलिए इनको जो भी बिजली का बैकअप होता है, जो भी इनका कंप्यूटर सेट होता है, वो सब कुछ बिल्कुल ही अलग होता है, और ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली दोनों कैमरे काम करते हैं। अब बात आती है कि ये आपको किस तरह के पिक्चर देता है। तो देखिए आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि इस तरह के एक पिक्चर आते हैं, एक एथलीट गिर गया है, एक एथलीट दौड़ के पार हो रहा है, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है। तो फिर होता क्या है, फिर इसमें क्या किया जाता है, देखिए जैसे इस पिक्चर को फिर आप जब उस मॉनिटर में देखते हैं, जब कैमरे से कनेक्टेड जो कंप्यूटर है उस सॉफ्टवेयर में जब इसको देखा जाता है, तो इसमें ये लाइंस आप देख पा रहे होंगे, ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये लाइन को मैनुअली जो फोटो फिनिश जज होता है, चीफ फोटो फिनिश जज, वो मैनुअली कर्सर के द्वारा इसको वहां पे लाता है, और इसको मैनुअली जब यहां पर पहुंचाया जाता है, देखिए जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहां पर मैनुअली पहुंचाया गया है, और जैसे इसको पहुंचाया जाता है तो आप नीचे देख पा रहे होंगे, आप यहां देख पा रहे होंगे, यहां पर नीचे टाइम लिखा हुआ है। तो ये टाइम ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, जैसे इस कर्सर को आप इसके टॉर्सो के पास लाएंगे तो पता चल जाता है कि ये परफॉर्मेंस इस एथलीट की है, और इसी से फिर आपको प्लेसेस का भी पता चल जाता है, क्योंकि टाइमिंग के डिफरेंस आपको दिखने लगता है। तो आइए इसको और एक पिक्चर के द्वारा समझते हैं। देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक एथलीट, जो पहले एथलीट है, उसके जब टॉर्सो पे ले जाया गया, जब उसके टॉर्सो के पास ये ले जाया गया, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या हुआ, टाइमिंग आई, ये 11.02 सेकंड का टाइमिंग आपको दिख रही है। उसी प्रकार जब सेकंड वाले के टॉर्सो के पास ये ले गई, कर्सर ले जाया गया, तो यहां पर आपको 11.24, इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे का आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से फिर प्लेसेस डिसाइड होती है। अब एक बार आपने देख लिया कि इतनी टाइमिंग आ गई, तो फिर इसके बारे में थोड़े से नियम हैं, आइए उसको, नियमों को जान लेते हैं और इसको देखते हैं। देखिए अगर रेसेस पूरी तरह से ट्रैक पे हो रही है और 10,000 मीटर तक की रेस है, तो आप क्या करते हैं, जो सेकंड का 10वां हिस्सा होता है, ठीक है, उसमें इसको 10वां हिस्सा में इसको शो करता है वो। देखिए इसको हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से होता है। जैसे 100 मीटर का टाइमिंग है, वो 9.575 शो होता है, ठीक है जी, 9.575 इसमें शो होगा, क्योंकि ये क्या करता है, 1000 फ्रेम तक इसको दिखाता है, और सेकंड्स को 1000 पार्ट में भी बांट लेता है। तो यहां पर ये दिखाएगा 9.575। अब ऑफिशियली क्या होगा, ऑफिशियली जब इस टाइम को कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 9.58। इसीलिए जब आपने देखा होगा हैंड टाइमिंग में हम लोगों ने बताया था कि अगर 9.58 ऑफिशियली दिख रहा है तो वो 9.6 हो जाता है, लेकिन यहां पर अगर ये 9.575, 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है,
3 डिजिट में दिख रहा है तो उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। इसीलिए आपको उसेन बोल्ट की जो टाइमिंग आप देख रहे हैं 9.58 दिखती है। इसी प्रकार अगर 10,000 मीटर की रेस है तो 10,000 मीटर में अगर 26 मिनट 17 सेकेंड 0.533 आया है टाइमिंग, तो ये कन्वर्ट होकर, ये जब आप इसको ऑफिशियली लिखेंगे तो ये 26 मिनट 17 सेकेंड 0.54 फ्रैक्शन में 0.54 होगा। 26 मिनट 17 सेकेंड और साथ में 0.54 फ्रैक्शन होगा। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। हाँ, तो देखिए, जब रेसेस 10,000 मीटर से ऊपर हो रही है ट्रैक में ही, लेकिन रेसेस 10,000 मीटर से ऊपर की है, जैसे 20,000 मीटर वॉक होती है, 20,000 मीटर की रेस हो रही है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे इसका टाइमिंग आया 59 मिनट 26 सेकेंड्स एंड 3222, ये फ्रैक्शन में है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, 59 मिनट 26.4 सेकेंड्स, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको 0.1 सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा हम लोग हैंड टाइमिंग में कन्वर्ट करते थे, वैसा यहां पर इसको कर लेंगे अगर 10,000 मीटर से ऊपर की रेस जो ट्रैक पे हो रही है। अब बात आती है, कुछ रेसेज है जो कुछ हिस्सा बाहर होता है, कुछ हिस्सा ट्रैक पे होता है। मैराथन है, पूरा रेस मैराथन आप रोड पे दौड़ के आ रहे हो और फिर फिनिश आपकी ट्रैक पे हो रही है, तो ऐसे रेसेस में, या कोई ऐसा रेस है जो पूरी तरह से बाहर हो रहा है, मैराथन बाहर शुरू हुई बाहर ही खत्म हुई, ऐसे रेसेस के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर 2 घंटा, देखिए यहाँ मैराथन का टाइमिंग है 2 घंटा 9 मिनट 44.322 करके सेकेंड आया। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 2 घंटा 9 मिनट और 45 सेकेंड। तो क्या करेंगे आप, 45 सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की जो टाइमिंग थी, जैसे यहाँ 0.3222 है, तो इसको आप सीधा सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, और जो आपका सेकेंड होगा, अगर 44.322 है तो उसको 45 सेकेंड कर देंगे। तो इस प्रकार से टाइमिंग को कन्वर्ट किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और इसमें मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम की होगी। तो आप लोग भी अगर किसी प्रकार के सवाल आपके मन में आते हैं तो आप लोग मेरे चैट बॉक्स पे इसको लिखें, मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा। आप लोग मेरे वीडियो देखते रहें, अगले वीडियो में मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सब स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।